तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे लंबी, सबसे पुरानी कहानी के बारे में। और ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी कहानी है, जिंदगी की कहानी, जिसे लिखने में अरबों साल लग गए। ये है एवोल्यूशन की महागाथा। तो सवाल ये है कि आखिर ये सबसे लंबी कहानी है क्या? देखिए, ये किसी किताब में नहीं मिलेगी। ये कहानी लिखी है चट्टानों में, हमारे डीएनए में और आसमान के हर एक तारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबकी है। इस कहानी का जो स्केल है ना, वो दिमाग घुमा देता है। सोचिए, करीब 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड शुरू हुआ। हमारी पृथ्वी को बनने में ही 9 अरब साल और लग गए। और फिर एक बहुत लंबे इंतजार के बाद कोई 4 अरब साल पहले जिंदगी की पहली नन्ही सी चिंगारी जली। हमारा पूरा इंसानी इतिहास इस टाइमलाइन पर बस एक पलक झपकने जैसा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, पहले चैप्टर से, तारों की धूल से जीवन तक। यहाँ हम विज्ञान की सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आखिर जिंदगी की वो पहली चिंगारी आई कहाँ से? ये कितना कमाल का आइडिया है ना? जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हम असल में एक टाइम मशीन में देख रहे होते हैं। उन तारों से निकली रोशनी को हम तक पहुंचने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं। ये एक याद दिलाता है कि हमारी कहानी भी इसी बड़े कॉस्मिक ड्रामा का एक छोटा सा हिस्सा है। तो जिंदगी शुरू कैसे हुई? सदियों तक लोग मानते थे कि जिंदगी बस यूं ही पैदा हो जाती है, मतलब सड़ी गली चीजों से, जैसे कीड़े से कीड़े बन गए। इसे कहते थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लेकिन फिर आए लुई पास्चर। उन्होंने अपने कमाल के एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जिंदगी सिर्फ पहले से मौजूद जिंदगी से ही आ सकती। पर इसने तो एक और भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर जिंदगी सिर्फ जिंदगी से आती है, तो फिर पहली जिंदगी कैसे आई? यहीं पर ओपेरन और हाल्डेन का एक जबरदस्त आइडिया सामने आया। उन्होंने कहा कि शायद जिंदगी की शुरुआत नॉन लिविंग केमिकल से हुई हो, जो धीरे धीरे जुड़कर जिंदगी के पहले कण बने। ये एक बहुत ही बादन सोच थी। लेकिन सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता है ना, सबूत चाहिए था। तो 1953 में मिलर और यूरे ने इसे टेस्ट करने के लिए एक ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक लैब में पुरानी पृथ्वी का माहौल बनाया, उसमें बिजली की चिंगारी दी, ठीक वैसे ही जैसे आसमान में बिजली कड़कती है, और फिर इंतजार किया। और नतीजा चौंकाने वाला था। उस फ्लास्क में अमीनो एसिड्स बन गए। जी हाँ, वही मॉलिक्यूल्स जो प्रोटीन बनाते हैं और जो जिंदगी का आधार है। ये पहला पक्का सबूत था कि जिंदगी की शुरुआत निर्जीव चीजों से हो सकती है। तो ठीक है, जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स तो मिल गए, पर वो इतने अलग अलग, इतने कॉम्प्लेक्स जीवों में कैसे बदले? यहीं हमारी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है और एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसने विज्ञान की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी, चार्ल्स डार्विन। 19वीं सदी में चार्ल्स डार्विन HMS बीगल नाम के जहाज पर दुनिया घूमने निकले। इस 5 साल लंबे सफर में उन्होंने जो कुछ भी देखा, जो अजीब अजीब जानवर, जो पौधे देखे, उन सब ने उनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया पैदा किया जो दुनिया को हिलाने वाला था। डार्विन का वो बड़ा आइडिया था नेचुरल सिलेक्शन। मतलब बहुत सीधा है, जो जीव अपने माहौल में बेहतर तरीके से फिट हो जाते हैं, उनके जिंदा रहने और बच्चे पैदा करने के चांस बढ़ जाते हैं। और धीरे धीरे, पीढ़ी दर पीढ़ी, यही प्रोसेस पूरी की पूरी स्पीशीज को बदल देता है। ये इवोल्यूशन का पावरफुल इंजन है। अच्छा, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को लेकर। उसे क्लियर करते हैं। इसका मतलब सबसे ताकतवर होना नहीं है। डार्विन के लिए फिटनेस का सिर्फ एक मतलब था, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, यानी जो जीव सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करे और वो बच्चे भी आगे बच्चे पैदा कर सके, असल में वही सबसे फिट है। तो थियरी तो आ गई, पर बिना सबूत के साइंस में कुछ नहीं होता। तो अब जासूसों की तरह उन सुरागों को ढूंढते हैं जो जिंदगी ने अपने पीछे छोड़े हैं। वो क्या सबूत हैं जो इस थियरी को सपोर्ट करते हैं? सबसे पहला और सबसे सीधा सबूत मिलता है फॉसिल्स, यानी जीवाश्मों से। ये चट्टानों में दबे हुए पुराने जमाने की जीवों के निशान हैं। जैसे जैसे हम चट्टानों की गहरी परतों में खुदाई करते हैं, हम मानो टाइम में पीछे जाते हैं और ये देख सकते हैं कि कैसे जिंदगी सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती गई। ये सचमुच धरती की अपनी एक डायरी है जो पत्थरों में लिखी है।
एक और बड़ा ही दिलचस्प सुराग है होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स। ये ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनका बेसिक डिजाइन एक जैसा होता है क्योंकि वो किसी एक ही पूर्वज से मिले हैं, भले ही आज वो अलग अलग काम कर रहे हों। जरा इस बारे में सोचिए, व्हेल का तैरने वाला फिन, चमगादड़ का उड़ने वाला पंख, चीते का दौड़ने वाला पैर और हमारा लिखने वाला हाथ। इन सबके अंदर हड्डियों का पैटर्न लगभग एक जैसा है। ये एक ही ब्लूप्रिंट पर बने हैं, जो इस बात का एक जबरदस्त सबूत है कि हमारा कोई कॉमन पूर्वज था। और ये देखिए, ये खोपड़ियां बिना कुछ कहे एक कहानी बता रही हैं। इनकी हड्डियों की बनावट में जो समानताएं हैं वो सीधे सीधे इशारा करती हैं कि ये सब जीव किसी बहुत बहुत पुराने अतीत में एक ही पूर्वज से जुड़े थे। ये विजुअल सबूत अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। चलिए अब इस कहानी को आज के जमाने में लेकर आते हैं। सेक्शन 4, एवोल्यूशन इन एक्शन। क्योंकि एवोल्यूशन कोई पुरानी दबी हुई कहानी नहीं है, ये अभी इसी वक्त हो रहा है, हमारी आंखों के सामने। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंग्लैंड के पेपर्ड मॉथ्स की कहानी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जब पेड़ पौधे साफ थे तो सफ़ेद पंखों वाले मॉथ्स आराम से छिप जाते थे और उनकी आबादी ज्यादा थी। लेकिन फिर फैक्ट्रियां लगीं और उनकी कालिख ने पेड़ों को काला कर दिया। अब अचानक काले पंखों वाले मॉथ्स का फायदा हो गया। शिकारी उन्हें देख नहीं पाते थे तो उनकी आबादी तेजी से बढ़ गई। तो सबक क्या था? बहुत सिंपल। जो मॉथ अपने बैकग्राउंड में बेहतर तरीके से छिप सका वो जिंदा बच गया। ये नेचुरल सिलेक्शन था जो हमारी आंखों के सामने हो रहा था। और हम इंसानों ने तो इस प्रोसेस को मानो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल से ऐसे कीड़े पैदा हो गए हैं जिन पर अब दवा का असर ही नहीं होता। एंटीबायोटिक्स के अंधाधुंध इस्तेमाल से सुपर बग्स बन गए हैं। ये सब एवोल्यूशन ही तो है जो सदियों में नहीं बल्कि कुछ सालों या महीनों में हो रहा है। डार्विन ने एक और जरूरी चीज देखी थी जिसे अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। ये तब होता है जब एक ही स्पीशीज अलग अलग माहौल में ढलने के लिए कई नई स्पीशीज में बढ़ जाती है। गैलापागोस आइलैंड्स पर मिलने वाली अलग अलग चोंच वाली फिंचेस इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एवोल्यूशन एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जो बहुत हद तक चांस या संयोग पर निर्भर करती है, तो फिर हमारे अपने भविष्य का क्या? इसका मतलब है कि जिंदगी की इस कहानी का कोई तय अंत नहीं है। कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा वो अभी लिखा जा रहा है। हर पल हमारे चारों तरफ